सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नेपाल पुलिस की नापाक करतूत की। किशनगंज के टेढ़ागाछ में नेपाल पुलिस की गोली से भारतीय किसान घायल हो गया। उसे पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र सिंह के कंधे में गोली लगी है। न्यूज 18 की टीम ने घायल जितेंद्र सिंह से बातचीत की तो कई खुलासे हुए और ये चौंकाने वाले हैं। जबकि किसान का कहना है कि नेपाली पुलिस ने भारतीय सीमा में घुसकर उन्हें गोली मारी है। घायल जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनका मवेशी नेपाल सीमा की तरफ चला गया था और इसे खोजने के लिए 3 लोग वहां गए थे। वो सीमा में नेपाल सीमा से 200 मीटर पहले थे और उसी दौरान भारत में घुसकर नेपाल पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई। जिस समय नेपाल पुलिस ने गोली चलाई उस वक्त वहां करीब 5 से 6 नेपाली पुलिस के जवान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत की सीमा उस जगह पर पूरी तरह खुली हुई है। वहां भारत के कई लोगों का खेत भी है। वो लोग अक्सर मवेशी लेकर और खेती करने वहां जाते रहते हैं। पहली बार लॉकडाउन की वजह से नेपाल पुलिस वहां पहुंची और उनके ऊपर बिना किसी कारण के फायरिंग कर दी। हालांकि हमले के बाद उनके साथी वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। घटना के बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंचा, वहां से अस्पताल गया जहां से उसे पूर्णिया रेफर किया गया है। फिलहाल एसएसबी की टीम और किशनगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी मेरे साथ आस्था मेरा गोरू था, उस बॉर्डर के साइड में हम लोग 3 आदमी जा रहे थे ढूंढने के लिए। बॉर्डर गोरू गुम हो गया था, बाने थे बाने थे वहीं पे गुम हो गया था। हम लोग खोजने के लिए गए थे। कुछ शाम का टाइम हो गया था, गए तो पूरा अंधेरा हो गया था तो हम लोग को पता नहीं लगा। कछार से हम लोग जा रहे थे तो फायरिंग हुआ। 3 फायरिंग हुआ। दूसरी फायरिंग तो नहीं लगा, तीसरी फायरिंग लगी है। किसने फायरिंग किया था? नेपाल पुलिस। क्यों किया था? क्यों किया है तो पता नहीं। हम लोग गए थे वही खोजने के, जहाँ पे माने थे वहाँ पे बगल में, बॉर्डर का बगल में ही था। अच्छा, तो आप लोग जिस समय ये गोली लगी थी उस समय कहाँ थे आप? बॉर्डर से 200 मीटर इस पार ही थे। इस पार मतलब इंडिया में? इंडिया में। वो जो पुलिस गोली चलाई थी वो कहाँ से गोली चलाई थी? वो बॉर्डर का कुछ नज़दीक से ही चलाए थे, मतलब इंडिया से ही चलाए थे। इंडिया घुस के चलाया था कि नहीं नेपाल से चलाया? इंडिया से घुस के चलाया। आखिर क्या कुछ बात भी हुई थी आपसे उनकी? जी उनसे मेरा बात नहीं हुई। कोई झड़प भी हुई थी? नहीं जी बिल्कुल नहीं। किसी तरह का हॉट टॉक या कुछ तरह का नहीं हुआ। आपके साथ और कितने लोग थे? मेरे साथ और 2 थे। अच्छा, वहाँ पे क्या मतलब अक्सर नेपाल पुलिस इस तरह आती है कि क्या होता है? नहीं जी सर, बिल्कुल अक्सर यहाँ पे नहीं आता है। इस लॉकडाउन हो गए इस बार आए हैं। ऐसे तो बॉर्डर घेराव नहीं, बिल्कुल खुला नहीं आता नेपाल पुलिस। लॉकडाउन बॉर्डर है जी। तो क्या मतलब लोगों का आना जाना इधर से उधर लगा रहता है भारत और नेपाल में? जी वो तो नेपाल में आना जाना नहीं रहता था, कुछ लॉकडाउन कम होने की वजह से आना जाना होता था। अभी नेपाल और भारत के बीच अक्सर तनातनी होती है, जिस कारण से काफी विवाद बढ़ा हुआ है। और ये जो घटना हुई है, जितेंद्र सिंह को जो गोली लगी है, इसके बाद फिर क्या मामला आता है ये तो बाद में जांच की बात है। फिलहाल यहाँ भारत की पुलिस, भारत के एसएसबी भी जांच कर रही है। अब देखना है कि आगे जांच में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। देखिए 2 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। सीमा के पास किसान को गोली मारी गई और किशनगंज सीमा पर हमला हुआ। वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेपाल पुलिस ने जितेंद्र सिंह नामक किसान के ऊपर गोली चलाई। जितेंद्र को भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे पूर्णिया के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए नेपाल पुलिस की इस करतूत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि नेपाल की जो पुलिस है भारतीय सीमा में आखिर क्यों घुसी, ये सवाल बेहद अहम भी है। और सवाल ये भी कि बिना कुछ पूछे गोली मारने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये बड़े सवाल हैं। और सवाल ये भी कि क्या नेपाल पुलिस का हमला एक साजिश है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत के साथ जैसे रिश्ते तल्खी के साथ नेपाल पेश आया है, उसके बाद यही लोग महसूस कर रहे हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर भारतीय सीमा में घुसकर हमला करते हैं नेपाली पुलिस के लोग तो एक बड़ा मामला कह सकते हैं इसे। अब क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस जांच कर रही है। जी अनूप, बिल्कुल जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच पूर्व से ही जितना अच्छा सांस्कृतिक संबंध रहा था, जो रोटी और बेटी का संबंध रहा था, वो पिछले हाल के दिनों में काफी तल्ख संबंध रहा है। हाल के दिनों में कई लोगों को नेपाल की पुलिस ने गोली मारा है और कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस कारण से दोनों देशों के संबंध पे असर पड़ रही है।
हमारी बात हुई जितेंद्र सिंह जो घायल हैं, जिनको शनिवार की रात में नेपाल पुलिस ने गोली मार दी थी, वो फिलहाल पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने भारतीय सीमा में थे। नेपाल सीमा का जो बॉर्डर है उससे 200 मीटर अंदर अपने भारतीय सीमा में थे। उसी समय नेपाल की पुलिस भारत की सीमा में घुसकर उन्हें गोली मारी है। आखिर क्यों मारी है, क्या वजह था इसके पीछे, ये उन्हें भी नहीं पता। उनका साफ कहना है कि वो अपने मवेशी को खोजने गए थे और जो सीमा था वो पहले से खुला हुआ था। वहां पे भारत के किसान जो है वो खेती करते हैं और वो लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर के लोग भी इधर आते हैं। कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। और जब वो शनिवार को जा रहे थे अपने मवेशी को खोजने के लिए, अचानक 5-6 की संख्या में नेपाल की पुलिस आती है और बिना कुछ पूछे वो फायरिंग करते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर गोली क्यों मारी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बार फिर कड़वाहट बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के कई इलाकों में भयानक तबाही मचा दी है। मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यहां अब तक प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंची है। कोई स्कूल की छत पर तो कोई ऊंचे भवन में शरण लिए हुए है। न्यूज 18 की टीम जब यहां पहुंची तो देखिए क्या कुछ उन्होंने देखा। हम लोग खापुर के गांव से गुजर रहे हैं और जरा एक तस्वीर जो है अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि कैसे जो है वो पूरी तरह से जो गांव है वो एक भी घर जो ऐसा नहीं है जो इसमें बचा हो। और जो घर के जो लोग हैं वो बिल्कुल सहमे हुए अपने घर के भीतर हैं। बाईं तरफ अगर देखें या फिर दाईं तरफ देखें, दोनों तरफ के जो घर है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। खापुर पंचायत मधेपुरा मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। बाढ़ के कारण यहाँ हालत ये है कि गांव तो छोड़िए, आश्रय केंद्र भी डूब गया है। बाढ़ आश्रय केंद्र जो है वो खुद बाढ़ में बिल्कुल त्रस्त है। ये पूरा का पूरा आश्रय केंद्र जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ है और जो लोग हैं वह आने का एकमात्र सहारा जो है वो नाव है। नाव के जरिए जो है जिनके घर डूबे हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस आश्रय केंद्र पर जो है वो रह रहे हैं। ये देखिए पूरा जो परिवार है वो निकल करके गांव से आ रहा है इस आश्रय केंद्र तक। जरा सोचिए कि मधेपुरा का ये खापुर गांव की दशा कैसी है कि एक आश्रय केंद्र है यहाँ पे बाढ़ राहत के लिए, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है और जो लोग हैं इनके छतों पर यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। चलिए हम चलते हैं और उन लोगों से बात करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं। कोई आता नहीं, वैसे आया तो रोड से आया, रोड से चला गया, लेकिन नीचा उतरेगा तो नाव का सवारी है, वो आता नहीं है। वहाँ कुछ से कुछ कहता है। बहुत दिक्कत बाबू, सब चीज के, खाना पीना सब, बस्तर उस्तर के सब चीज के दुख। हम भूखे मर रहा है, नहीं जलावन मिल रहा है। तो जलावन मिलेगा तब न हम कोई चीज भुजो भर्री भूज कर को खाएगा। बोले नहीं पा रहे छिए भूखा। महिलाएं गुहार लगा रही है, लेकिन हालत ये है कि प्रशासन के लोग इसे बाढ़ मानने तक को तैयार नहीं है। हम सब लोग कई बार जनप्रतिनिधि हैं और कहते रहते हैं कि बाढ़ का भयावह स्थिति है, सर चल के तो देखिए। उनका कहना होता है कि इतना आते रहता है और कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है, ना कोई राशन, ना कोई सूखा राशन, कोई भी चीज का नहीं अभी तक मिला हुआ है। कल तक लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर वोट मांगने वाले न विधायक अब तक पहुंचे, न मंत्री और न ही सांसद। मधेपुरा से तुरबसु के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18। मधुबनी में भारी बारिश ने शहर में नालों की साफ सफाई और पानी की निकासी के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। नगर परिषद के दावों की असलियत भी जग जाहिर हो गई। हालत यह है कि शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। सड़क पर पानी, गलियों में पानी, घरों में पानी, आंगन में पानी, नाले भी पानी से लबालब। चौकिए नहीं,
ये मधुबनी शहर ही है जहां बारिश ने इसकी असलियत को सामने ला दिया है। पौष इलाके से लेकर हर चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज में पानी भर गया है। लोगों की मजबूरी ये है कि इसके बीच ही उन्हें रहना है। घर में पानी घुस गया है, नाली उली जाम हो गया है। कौन मोहल्ला है? 6 नंबर वार्ड है। रविवार की बारिश के बाद शहर की यह हालत है, जबकि अभी सोमवार और मंगलवार को भी बारिश का अनुमान है। ऐसे में चिंता लाजमी है कि लोगों का क्या होगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू है। हालांकि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए इससे जुड़ी हुई दुकानों को खुला रखा गया है, लेकिन अन्नदाताओं की मुश्किल कम होने के बदले बढ़ती ही जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। और मौसम अनुकूल है और समय पर बारिश हो रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी सुविधा हो रही है। और राज्य में रोपनी का काम यानी कि बहुत तेज गति से हो रहा है। किसान काफ़ी खुश हैं। सुना आपने, बिहार के कृषि मंत्री के हिसाब से राज्य के किसानों को कोई समस्या नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी किसान खुश हैं, क्योंकि उन पर भगवान मेहरबान है। हालांकि ये दावा मंत्री जी का है। धान किसानों की मुश्किलें अपार हैं, चाहे वो खाद की कालाबाजारी की हो या फिर पटवन की। हमारी टीम जब पटना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौबतपुर और विक्रम के किसानों के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी समस्याओं को कुछ यूं बयां किया। खाद का दाम तो माने सरकार की तरफ जितना माने लोग कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, उससे माने बहुत ज़्यादा है। 50 रुपया फाजिल से कम में तो मिल में नहीं करता है। यूरिया खाद का दाम का कम है, हम लोग को 350 के भी चारों हो जाएगा। चारों हो जाएगा तो हम लोग को लेना ही पड़ता है। सरकार के तरफ से कुछ नहीं है। डीजल के दाम हो गया 80-85 रुपये लीटर। किसान को पंपिंग सेट भी चलाता था, उसको भी अब लेने का हिम्मत नहीं कर रहा है। अनुदान मिलता है कि नहीं? 13 साल मिला था, पर साल अनुदान नहीं मिला। इन साल तो अभी कुछ अनुदान के चर्चे न है। सबसे अधिक हालत खराब तो बटाईदार किसानों की है, जिन्हें हर हाल में खेत मालिक को अनाज देना ही है, लेकिन सुविधा से वो महरूम है। हम लोग तो सर कर्जा महाजन लोकल करते हैं, हमको तो केसीसी भी नहीं मिल पाता है सरकार के यहाँ से। इलेल की हमारे पास रसीद पुर्जा भी नहीं है, डीजल अनुदान भी नहीं मिलता, इलेल की रसीद पुर्जा नहीं है। तो हम तो सरकार के पर ही निर्भर नहीं है। सरकार कहती है कि हमें हाई मिलेगा, हाउ मिलेगा, लेकिन हमको तो कोई तरह के सुविधा नहीं मिलता है। हम तो मनी बटेदार हैं। सरकार कहता है कि बैंक दे रहा है, वो लोन दे रहा है, खेती करने के लिए दे रहा है, बीज दे रहा है, खाद कहीं कुछ नहीं देता है। आज खाद का स्थिति ये है कि सरकार बोलती है कि 285 रुपये मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है 400 रुपये। हालांकि कृषि मंत्री सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करते हैं और किसानों के लिए इस साल को वरदान बताते हैं। अभी तो रोपनी लगा रहे हैं, इसका 20-22 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। जब तो ऐसी कोई बात है नहीं, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि जिले के अंदर में डीएम का अध्यक्षता में निगरानी समिति होती है जा करके, और इन बातों को देखते हैं जा करके, और डिपार्टमेंट भी लगातार समीक्षा करती है जा करके। तो हमारे का खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमारे पास है जाकर। किसान काफ़ी खुश हैं जाकर, कहीं दिक्कत नहीं जाकर के है। पहला मौका है जब समय पर माने खेतों में पानी दिखा जा करके, समय पर बारिश जो हो गई, किसानों के लिए वरदान हो गया। अब सवाल ये है कि सब दुरुस्त है तो अन्नदाता आफत में क्यों है? कुछ तो गड़बड़ियां हैं जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे अन्नदाताओं की मेहनत सार्थक हो सके। गया से एलन लिली के साथ पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र से 3 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर आई है। आज टीम के दौरे का दूसरा दिन है। कल टीम ने बिहार में कोरोना संक्रमण की कम और धीमी जांच पर सवाल उठाए थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच और समय पर रिपोर्ट देने की व्यवस्था की जाए। अब एक बार फिर सरकार ने अपनी कोरोना जांच की रणनीति में बदलाव का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अब सरकार ऑन डिमांड कोरोना की जांच भी करेगी। कटिहार में कोरोना के नाम पर गजब का खेल चल रहा है। यहां एक बीमार व्यक्ति को 2 दिनों तक अस्पताल में चक्कर लगाना पड़ता है, जहां उसकी कोरोना की जांच नहीं हुई। 2 दिन बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि बीमार शख्स का सैंपल ही नहीं लिया गया। 2 दिनों तक वो भटकता ही रहा। मैसेज आने के बाद शख्स परेशान है। बताया जा रहा है कि उसकी सोमवार को जांच होगी। आपके यहाँ ले रहे हैं सर, हाँ भिजवा रहे हैं सर। शनिवार को भी जांच नहीं हुई, पता चला सोमवार को जांच होगी। इस बीच में आज मेरे मोबाइल पर सुबह 7:43 पर मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट हो गया है, आप निगेटिव पाए गए हैं। जबकि मेरा कोई सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव की कैसे, कौन सी बात है। दरभंगा शहर में 13 जगहों पर कोविड-19 टेस्ट के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। कल एक दिन में 70 से ज्यादा संदिग्धों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। इसमें 12 लोग संक्रमित पाए गए। सभी मरीजों को डीएमसीएच भेजा गया है। जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए इस शिविर की मॉनिटरिंग जो है वो डिप्टी कलेक्टर अशोक राज खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिनमें लक्षण है उन्हीं की जांच होगी। से आए थे, हम लहरियासराय में पोस्टमैन का काम करते हैं। प्रत्येक दिन हम 100 आदमी से मिलते हैं। हमको ये नहीं मालूम रहता है किस आदमी को कोरोना है और किसको हम लेटर दे रहे हैं। इसी वजह से हम भी सोचे जो अपना यहाँ जा करके कोरोना टेस्ट करवा लें, लेकिन यहाँ आने के बाद ये बोलते हैं कि आप में कोई लक्षण नहीं है और आपका कोरोना टेस्ट नहीं है। जो आए हैं उसमें 2 का हम लोग जो है सिस्टमेटिक था, जिस पे डाउट था, सस्पेक्टेड केस था, उसका हम लोग अभी किए हैं फिर से, दोनों का पॉजिटिव आया। 2 भाई है, नाम इसमें हम लोग नहीं उजागर कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक है, जिनको लक्षण है, सर्दी बुखार खांसी सांस लेने में तकलीफ है, उनके लिए जगह जगह सेंटर बनाए गए हैं आज के दिन जिला प्रशासन की तरफ से, जिनमें जांच की व्यवस्था की जा रही है। उसी में से एक सेंटर ये भी है मुकुंदी चौधरी। पटना में कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल एम्स का सैनिटाइजेशन टनल बेकार पड़ा है। यह टनल अस्पताल आने वाले मरीज के परिजनों के लिए लगाया गया, लेकिन अब यह काम नहीं कर रहा और अस्पताल प्रबंधन है कि अब भी लापरवाह बना हुआ है। मैं अभी मौजूद हूं पटना एम्स में और आपको बता दें कि ये कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बन गया है और आपको बता दें कि ये पूरा कोविड-19 के मरीजों के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन एक चीज़ जो खटक रही है, यहाँ मरीजों के परिजन के आने के लिए ये सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से ये बेकार है, किसी भी तरह से ये काम नहीं कर रहा है। आप देखिए, मैं अंदर जाकर बताता हूँ। आप देखिए किस तरह से कि इसमें ये काम नहीं कर रहा है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, कोई इसमें कोई भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं, कोई भी इसका चैनल कोई काम नहीं कर रहा है, कोई लिक्विड नहीं निकल रही है और ये एम्स के ठीक गेट पर लगा हुआ है। और आपको बता दें कि ये पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। ये इसलिए लगाया गया था कि जो मरीज हैं अंदर, उनके परिजन यदि आएंगे तो उनको सैनिटाइज किया जाएगा, जाने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। और यही वजह है कि जो अव्यवस्था यहाँ दिख रही है, हालांकि अंदर में कोविड-19 के मरीज जरूर हैं, लेकिन ये जो मशीन है वो पूरी तरह से खराब है। कैप्टन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। और पवित्र श्रावण मास की आज तीसरी सोमवारी है। अमावस्या तिथि और सोमवार का शुभ संयोग भी पड़ रहा है। श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवारी पर कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर श्रावणी मेले के आयोजन की अनुमति नहीं है, लेकिन आप बाबा के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं।
तो सोमवती अमावस्या का महत्व भी बहुत ज्यादा है। क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए 20 साल बाद सोमवती अमावस्या का जो है वो संयोग बना है और सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवार को पड़ने की वजह से सोमवती अमावस्या कहा जाता है इसे। सावन में आने के कारण हरियाली अमावस्या कहते हैं। अमावस्या और तीसरे सोमवार के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। काल सर्प दोष के लिए यह अमावस्या महत्वपूर्ण है। और क्या करना चाहिए सोमवती अमावस्या पर, यह भी हम आपको बता रहे। भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए। जलाभिषेक करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान दान का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर किसी मंदिर में पौधा लगाएं। पीपल, केला, नींबू या तुलसी के पौधे लगाने से ग्रह दोष शांत होते हैं। महिलाओं को तुलसी के 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा में ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। मां पार्वती की पूजा से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। अमावस्या के दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। जीवन साथी के सौभाग्य के लिए अमावस्या पर महिलाएं व्रत करें। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। 21 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज के दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराना चाहिए। विशेष फल प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये सब करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।